कि किसानों से कैसे निपटा जाए। और पूरे हरियाणा के अंदर सीआईडी इकट्ठी करवाई गई कि जो किस गांव से कितने किसान गए हुए थे, क्या वो गांव में आए हुए हैं, उनके अंदर कितना हौसला है, वो आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं, वो कब तक लड़ना चाहते हैं। और जो इन किसानों की मांग है, उनके ऊपर वो ढीला पड़े या ज्यादा सख्त हुए, इस तरह की सीआईडियां करवाई गई। हमें उसी दिन से पता है। आपको पता है क्यों मीटिंग ली गई? जो इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर के पूरी की पूरी एजेंसी ये सोचती थी कि एक मात्र हरियाणा पंजाब का किसान है, इनकी पहुंच नहीं है पूरे देश में। और जब हमारे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जाकर के रैली की, जो अपने आप को जीते हुआ महसूस कर रहे थे, वो 100 सीटें पार नहीं कर रहे। 2/3 से कम सीटें आ रही, 2/3 से ज्यादा जीत रही इनसे खिलाफ वाले। जब इन्होंने देखा पश्चिमी बंगाल में तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है, असम में तुम्हारी लुटिया डूब चुकी है, तमिलनाडु में हार चुके हो, केरला में खाता नहीं खुल रहा, तब इनके दिमाग में एक बात समझ में आई, अगर किसानों का यह धरना और लंबा चला तो पंजाब में तो खाता खुलना दूर, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त होंगी। तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उन्होंने मीटिंग बुला करके इन किसानों को उठाने की सोची। पहला अटैक इन्होंने 14 तारीख को करना था। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरे हरियाणा के अंदर हर साल हम उन महापुरुष को याद करते हुए उनके सम्मान में सभाएं करते हैं और उन सभाओं का नेतृत्व हमारे मजदूर भाइयों को देते हैं। इन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए हरियाणा के अंदर जातीय दंगे करवाने चाहिए। इन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर ड्यूटियां लगा दी कि फलाने जिले के अंदर वो मंत्री जाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जाएगा, वहां डिप्टी सीएम जाएगा, वहां सीएम जाएगा। इनकी एक प्लान थी कि मजदूर बड़ी संख्या में आएगा और हरियाणा के अंदर किसी भी मंत्री को हम कोई प्रोग्राम करने नहीं दे रहे। किसान उसका विरोध कर रहा था। किसान उस मंत्री का विरोध करना चाहेगा और वहां जातीय दंगे हो जाएंगे। जब पूरे हरियाणा के अंदर जातीय दंगे हो जाएंगे, बॉर्डर के ऊपर मात्र पंजाब का किसान रह जाएगा और पंजाब के किसान के अंदर एजेंसी के दंगे बंदे भेज दिए जाएंगे जो स्टेजों के ऊपर अलग स्टेट की बात करेंगे, अलग धर्म की बात करेंगे, जो स्टेज के ऊपर अलगाववाद की बात करके आंदोलन को बदनाम करेंगे और वो क्लिपे चला करके हमारे पंजाब के किसान को खालिस्तानी घोषित करके इनको पंजाब छोड़ के आएंगे। ये स्कीम थी। संयुक्त मोर्चा के अंदर हमारे पास जब यह सूचना आई, हमने संयुक्त मोर्चा के अंदर इसके ऊपर विचार किया और विचार करके पूरे हरियाणा के अंदर मात्र डिप्टी सीएम और सीएम का विरोध रख करके सारे के सारे विरोध प्रदर्शन वापिस ले लिए कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हुए 14 तारीख को विरोध नहीं करेंगे। साथियों, इन्होंने कोई प्रोग्राम ही नहीं किया क्योंकि ये प्रोग्राम करने नहीं आए थे, ये दंगे करवाना चाहते थे। ये किसान को, मजदूर को आमने सामने करके दंगे करवाना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर के कब हुए? आरएसएस का इतिहास में आपको लोगों को बता देना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आरएसएस के लोग नहीं, आप जानते भी कम हो गए। आरएसएस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू धर्म का दुश्मन मानते थे क्योंकि डॉक्टर साहब मनुस्मृति के खिलाफ बोलते थे
और ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब वर्ण और जाति में बटे समाज को एक करना चाहते थे। मनुस्मृति हिंदू ग्रंथ, वो हिंदू ग्रंथ है, मैं खुद हिंदू हूं, जिसके तहत पूरे समाज को बांट दिया गया, 4 वर्ण की बनाए गए, जातियों में बांट दिया गया। और उसी मनुस्मृति का अनुसरण करने की वजह से हमारे दलित भाई को हजारों साल तक नरक की जीवन जीना पड़ा। और उसी मनुस्मृति की वजह से जितने भी हमारे देश के ऊपर हमले हुए उसी की वजह से हुए, क्योंकि हमारी 75% जनता को एक पाठ पढ़ा दिया गया कि अगर कोई आक्रांता आता है तो उसका हम सामना नहीं करेंगे। ब्राह्मण का काम कहा गया कि ब्राह्मण मतलब मात्र पढ़ेगा पढ़ाएगा। शूद्र को कहा गया ये मात्र सेवा करेगा। वैश्य को कहा गया ये मात्र व्यापार करेगा। और लड़ने का काम मात्र क्षत्रिय को दे दिया। 75% जनता लड़ाई के मैदान से बाहर कर दी गई। इसलिए हमारे ऊपर आक्रांताओं के हमले हुए, इसीलिए हमने हजारों साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक अंग्रेज ने किताब में लिखा है, प्लासी का जब युद्ध चला हुआ था, मात्र 300 सैनिक थे अंग्रेज के, और देखने वाले कितने थे? कई हजार लोग उस युद्ध को देख रहे थे, कई हजार। अगर एक एक कंकर भी उठा करके अंग्रेज की सेना को मारते तो वो 300 लोग मर जाने थे। हमें 200 साल गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। मगर हमारे को तो पढ़ाया गया था कि मात्र अक्षत्रिय लड़ेगा, हम लड़े ही नहीं। ये है वो मनुस्मृति। ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान कब कर दिया? मात्र लड़ाने के लिए प्रोग्राम किया था। ये लोग संविधान को ही नहीं मानते, ये लोग तिरंगे को नहीं मानते। 45 साल तक आरएसएस के दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं चढ़ाया। आज भी संविधान का सम्मान नहीं करते। अगर संविधान का सम्मान करते होते तो हम 5 महीने से यहां बैठे हैं। संविधान के अंदर हमारे को अधिकार दिया गया आवाज उठाने के। हम नागरिक हैं इस देश के। साथियों, ऑपरेशन कलीन, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, दही समझ के कोई आदमी कपास का फोआ खा गया था, गला में अटका मर गया, सांस नहीं आया। कपास समझते आप? नरमा, नरमा का फोआ को कपास बोलते हो। दही समझ के खा गया। हाथ ना ला लिए मोदी जी। आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा 622 ईस्वी में खापे पड़नी शुरू हुई थी। 622 ईस्वी। और हमने ये खापे मात्र समझौता करवाने के लिए नहीं बनाई थी। थानेसर का राजा होता था, राजा हर्षवर्धन, उन्होंने अपनी जनता को इकट्ठा करके पूछा था कि आप लगान दोगे या अगर कोई आक्रांता बाहर से कोई आक्रमण करता है या आप सारे लड़ोगे। उन्होंने कहा टैक्स देने के लिए तो हमारे पास नहीं है, मगर अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा हम सारे के सारे लड़ेंगे। जब हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर कोई हमला करता है, क्या हम सब लड़ते हैं या बुजुर्ग लड़ता है या जवान लड़ता है, माता बहन लड़ती है, कोई अलग तो नहीं छाटते, सब लड़ते हैं ना। ये हमारा इतिहास है। 5000 साल से हम इस हरियाणा के अंदर हैं। और ये संस्कृति को आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे कोई और आक्रांत आया, हमने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। बेशक कुछ दिन हमने गुलाम रहे, मगर दिल से गुलाम नहीं रहे, लगातार लड़ते रहे। हाथ ना ला लिए।
ऑपरेशन कलीन की बात कर रहा ना, किसान तो पता नहीं तेरे से कलीन होगा या नहीं होगा। कलीन का मतलब होता है साफ करना। पूरे देश का ठेकेदार तो मैं हूं नहीं, ना बोल सकता कौन हमारी मानेगा नहीं मानेगा, मगर उत्तर भारत के अंदर बीजेपी के नाम का कोई बीज नहीं मिलेगा अगर हमने टोक दिए। एक भाई अपील करता है मुख्यमंत्री की, कोरोना महामारी को देखते हुए किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा कहता हमारे 400 किसान शहीद हो गए, 1 मिनट की कदे मौन किया हो, एक शब्द बोलना हो हमारे लिए, किस बात का मुख्यमंत्री भाई तू हमारे को किसान ही नहीं मानता। डिप्टी सीएम लेटर लिखता है प्रधानमंत्री को, कहता है किसानों के साथ वार्ता शुरू करिए। अरे हम कब किसान माने? जब हमने 26 नवंबर को आंदोलन शुरू किया तब तो हमारे को आतंकवादी कहा जाता था, तब तो हमारे को खालिस्तानी कहा जाता था, तब तो हमारे को वामपंथी कहा जाता था, तब तो हमारे को कांग्रेसी कहा जाता था। अब किसान हो गए। थोड़ी सी भी अगर शर्म बाकी है और इस जनता के बारे में अगर आप जानते हैं, हमें कोई चाह नहीं आपसे मीटिंग करने का। एमएसपी का कानून बना दे और जो हमारे ऊपर कानून थोपना चाहता है वो वापिस ले ले। हम तो अपने घर अपने आप उठ के बिक जाके तरीके में जरूरत अपना। भैया बहुत से भैया के दिमाग में एक बात आ कि बहुत लंबा आंदोलन चल गया। वैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा। किसी लंबी बीमारी के लिए लंबे इलाज की जरूरत होती है नहीं होती है, मेरे को बताओ। ये 30 साल पुरानी बीमारी है, 30 साल। 1991 से 96 के अंदर हमारे देश की नीति के अंदर परिवर्तन हुआ था। उदारीकरण सुधारीकरण के नाम से जब हमारी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया, उस समय जो सरकार थी, जब डब्ल्यूटीओ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने और आईएमएफ के सामने हमारी देश की सरकार ने घुटने टेकते हुए जब गैट समझौते पर साइन किए थे, हमें उसी दिन से पता था कि एक न एक दिन ये कानून हमारे ऊपर लागू होने वाले, हमने इनका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, सबसे पहले यह कानून अमेरिका में लागू हुआ। 12-14% लोग उस समय कृषि पर आधारित थे, खेती करते थे। मात्र 1% बच गए, 11-12% किसान समाप्त कर दिए गए, छोटा किसान समाप्त कर दिया गया। यूरोप के अंदर यह कानून लागू हुए, वहां हमारे से ज्यादा आत्महत्या हो रही है और इसके बावजूद हो रही है। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। हिंदुस्तान के अंदर गैट समझौते में लिखा हुआ डब्ल्यूटीओ के तहत कि किसान की सब्सिडी वापस नहीं जानी चाहिए। इनको एमएसपी का जो इनको अधिकार दिया गया है वो वापस होना चाहिए। हर फसल इसकी बाजार के हवाले कर दी देनी चाहिए। और सब्सिडी हमारे को कितनी मिलती है? 15,000 रुपए सालाना किसान को सब्सिडी मिलती है। जापान में कितनी मिलती है? 7 लाख रुपए प्रति किसान। कनाडा में 11 लाख रुपए प्रति किसान। पूरे यूरोप में एवरेज निकाली जाए, उनके कई देश है, 18 लाख रुपए प्रति किसान। अमेरिका के अंदर 41 लाख रुपए प्रति किसान सब्सिडी दी जाती है। उसके बावजूद वो किसान कर्जवान है और आत्महत्या करने पर मजबूर है इन कानूनों की वजह से। और कहते हैं आप, अरे हम तो 1.5 2 किले के किसान हैं। जब 1000 एकड़ का किसान कर्जवान होकर के आत्महत्या करने पर मजबूर है,
तो हमारी क्या हैसियत है? साथियों, लंबी लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ रही और यह लड़ाई उस दिन तक चलेगी। भ्रम में मत रहना कोई साथी। हमारी एक मात्र कोई मोदी का गलत कोई लड़ाई नहीं है। क्या है मोदी? मोदी एक कठपुतली है। मोदी एक कठपुतली है, कठपुतली उद्योगपतियों की। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपतियों का एक संगठन है जिसको फिक्की के नाम से जानते हैं, इसी तरह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो संगठन है पूरे दुनिया के उद्योगपतियों का संगठन है। उनके साथ हमारी लड़ाई है। एक बात याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं आप लोगों को। यह लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, यह लड़ाई किसी स्टेट की नहीं है, यह लड़ाई किसी जाति की नहीं है। यह लड़ाई किसानों की है, किसान मुद्दों पर है, मजदूरों की है, मजदूर मुद्दों पर है। यहां किसी किस्म की अलगाव की बात या किसी किस्म की स्टेट की बात, धर्म की बात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस विषय में सोचोगे तो हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा। यह लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, मगर उस दिन तक चलेगी जब तक हम जीत नहीं जाते, जीत नहीं जाते, जीत नहीं जाते। साथियों, ना घबराने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर काम निपट चुका है। हम वीडियो डालेंगे, अपनी ड्यूटियां भी लगाएंगे और सभी साथियों को बोल करके ज्यादा संख्या भी बढ़ाएंगे। आप सभी साथी इसी तरह मोर्चे में मजबूती से बने रहे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात निकले माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।